नमस्कार, मैं जनमित्र शिवम गौतम। और जिस तरीके से राहुल गांधी अपने जो वीडियोज़ के लिए जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान उन्होंने जारी किए, उसके लिए बहुत ज़्यादा हास्यास्पद तरीके से लोगों की आलोचनाओं के शिकार हुए। उसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी ने एक ऐसा वीडियो जाहिर किया जिसमें वो भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। और इसी बहाने वो कह रहे हैं कि आज भारत देश कमज़ोर हुआ है और जिसकी वजह से चीन ने भारत के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। यानी राहुल गांधी के दिमाग से अभी भी चीन नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह यह है कि चीन से उनकी पार्टी चंदा लेती रही है। चीन की पार्टी के साथ में राहुल गांधी के संबंध रहे और इस पूरे वीडियो में जो उन्होंने कहने की कोशिश की कि भारत के जो संबंध हैं वो तमाम देशों के साथ पिछले जो संबंध थे उससे बेकार हुए हैं, यानी कि उससे बदतर स्थिति में पहुंचे हैं, ये कहने की कोशिश की है राहुल गांधी ने। और उन्होंने जिक्र भी किया, उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया है, रूस का जिक्र किया, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल का जिक्र किया, श्रीलंका, मालदीव का जिक्र किया, म्यांमार का जिक्र किया और चीन का भी जिक्र किया। उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया है तो वो है पाकिस्तान। राहुल गांधी को जो कुछ कहा जाता है, जो भी स्क्रिप्ट दी जाती है, अब उस पर वो एक्टिंग करने लगते हैं। और एक्टिंग के दौरान उन्होंने जिस तरीके का गेटअप बनाया हुआ है उसको लेकर भी लोग हैरान हैं, परेशान हैं और सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जो देखने में ठीक ठाक लगा करते थे, अब ये 60 के दशक की पुरानी फिल्मों के हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, उस समय राहुल गांधी 60वें दशक के गेटअप में क्यों आ रहे हैं। क्या उनके ऊपर नेहरू का कोई साया आ गया है या फिर किसी और पुराने इसी तरीके के नेहरूवादी नेता का साया आ गया है और वो समझते हैं कि इस तरीके के वीडियो जारी करके वो देश के ऊपर सवाल उठाकर देश में एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित हो जाएंगे। लेकिन इसका आज करारा जवाब दिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और उन्होंने स्पष्ट तौर पर राहुल गांधी द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया है, वो भी फैक्ट्स के आधार पर। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज विदेश नीति पर सवाल पूछे हैं तो उसका जवाब ये है कि हमारे जो रिश्ते हैं हमारे दोस्तों के साथ में या उन देशों के साथ जिनकी बात वो कर रहे हैं वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुए हैं और पहले से ज़्यादा बेहतर हुए हैं। यही वजह है कि भारत के साथ जो सम्मेलन है या फिर जो इनफॉर्मल मीटिंग होती हैं, चाहे वो रूस की हो, अमेरिका की हो, यूरोप की हो, जापान की हो और इवन चाइना की भी हो, वो पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रही हैं। ये राहुल गांधी को जो बड़े विशेषज्ञ हैं उनसे समझ लेना चाहिए, ये कहना है एस जयशंकर का। उन्होंने आगे भी जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि आगे भी मैं कुछ जवाब दे रहा हूँ, राहुल गांधी उसको चेक करें और खुद समझ में ना आए तो दूसरे लोगों से पूछकर इन बातों की पुष्टि कर लें। वो कहते हैं कि हमारे जो संबंध चाइना को लेकर अगर आप बात कर रहे हैं तो CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना था उसको लेकर या BRI को लेकर भी, साउथ चाइना सी को लेकर और UN में चीन की स्थिति को लेकर भी हमारा सीधा संबंध चीन के साथ होता है और ये बराबरी के तौर पे हो रहा है। पहले की तरह से नहीं है कि भारत का प्रधानमंत्री डरते डरते चीन के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करता था और दूसरी तरफ भारत की सत्ताधारी पार्टी चीन की सत्ताधारी पार्टी के साथ गुपचुप समझौते किया करती थी और इस सब के दौरान चीन भारत की तमाम ज़मीनों पर कब्जे कर लिया करता था। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं है तो आप मीडिया में जाकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। आगे एस जयशंकर ने कहा कि अगर आप बॉर्डर को लेकर बात करेंगे तो 2014 से 20 की जो स्थिति है उसमें और 2008 से 14 के बीच की जो स्थिति थी उसमें काफ़ी अंतर है। बजट में हमने 280% का विस्तार किया, रोड बिल्डिंग में हमने 32% एक्स्ट्रा रोड बनाए और अगर पुलों के निर्माण की बात की जाए तो 99% ज़्यादा पुल बनाए गए बॉर्डर एरिया में जो कि पहले नहीं थे और 6 टनल्स भी बनाई गई हैं, 6 गुना टनल्स को बढ़ाया गया है। और उन्होंने कहा कि अगर इस पर भी राहुल को विश्वास नहीं है तो वो भारत के जो सैनिक हैं उनसे पूछ सकते हैं, वो इसकी पुष्टि कर देंगे। आगे एस जयशंकर ने एक और जवाब दिया और उन्होंने कहा कि नीबरहुड के बारे में यानी कि पड़ोस के बारे में राहुल ने जो बात की है उस पर भी मैं जवाब दे देता हूँ। और उन्होंने कहा कि जो डिफ़िकल्ट रिश्ते थे यानी कि जो मुश्किल रिश्ते मालदीव के साथ रहे थे वो 2012 की बात है, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे और वो सरकार राहुल की मम्मी के डायरेक्शन में चला करती थी।
उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि भी वो जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि अगर सेटल बाउंड्री की बात की जाए बांग्लादेश के साथ, आपने जिक्र किया है बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब हुए हैं, तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि 2015 में भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ जो सीमा विवाद था उसको पूरी तरीके से सुलझा लिया और उसके बाद भारत और बांग्लादेश के साथ के रिश्ते बेहतर हुए हैं। और अगर उन्हें इस पर भी डाउट है तो वो सुरक्षा के जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ सकते हैं, वो इसकी पुष्टि कर देंगे। आगे वो जयशंकर ने फिर से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नेपाल का जिक्र आपने किया है, तो नेपाल के साथ 17 साल में पहली बार है कि नेपाल का प्रधानमंत्री भारत आया और प्रधानमंत्री लेवल की जो मीटिंग्स हैं नेपाल और भारत के बीच में हुई, यात्राएं हुई। और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं, पावर का हो, फ्यूल का हो, हाउसिंग का हो या रोड्स का हो, वो भी भारत ने बेहतर तरीके से पूरे किए हैं। और इसको अगर आपको पूछना है तो नेपाली नागरिकों से पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ मैं याद दिला दूँ कि नेपाल के साथ भारत के जो संबंध सबसे ज़्यादा खराब तब रहे थे कि जब नेपाल में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी अपनी इटालियन पत्नी के साथ गए थे, जो कि उस समय क्रिश्चियन थी, और उसकी वजह से पशुपतिनाथ मंदिर में उन्हें घुसने से रोक दिया था, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर में ये नियम है कि वहाँ केवल हिंदू व्यक्ति या उसके अलावा कोई और नहीं घुस सकता है। विदेशी जाते हैं वो बाहर रहते हैं, मंदिर के प्रांगण में केवल हिंदुओं का प्रवेश होता है। और इसी वजह से राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी को, जिनका असली नाम एंटोनियो माइनो है, उन्हें रोक दिया गया था। और इसका बदला लेने के लिए राजीव गांधी ने 3 महीने तक नेपाल की एक तरीके से तालाबंदी कर दी थी, लॉकडाउन कर दिया था सीमा पर। और उसकी वजह से नेपाली लोगों को नमक, पानी जैसी बेसिक चीज़ें भी मिलना मुश्किल हो गई थी। ये भारत और नेपाल के बीच में सबसे ज़्यादा खराब रिश्ते थे। इसका जिक्र हालांकि एस जयशंकर ने नहीं किया, लेकिन ये भी राहुल गांधी को याद रखने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान के साथ रिश्ते की अगर बात करेंगे तो सलमा डैम और पार्लियामेंट बनाने जैसी जो चीज़ें हैं वो भारत सरकार ने पूरी की ही हैं। और इसका आप अगर को पुष्टि करनी है तो अफगानिस्तान की गलियों में जाकर आप देख सकते हैं। आगे वो पाकिस्तान को लेकर उन्होंने याद दिलाया कि आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हुए। पहले हम पाकिस्तान की बातों को चुप रह जाया करते थे, जैसा कि शर्म एल शेख में हुआ था या हवाना या 26/11 के बाद हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान को हम बेहतर तरीके से जवाब देते हैं। और उसकी पुष्टि अगर आपको करनी है तो उरी और बालाकोट की घटनाओं को के बाद जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, उससे आप समझ सकते हैं, या फिर खुद से ही आप सवाल कर सकते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो सीधे तौर पर विदेश मंत्री ने राहुल गांधी के हर उस सवाल का जवाब दे दिया है जो कि उन्होंने विदेश नीति को लेकर पूछा था। और जहां तक सवाल है आर्थिक नीति का या इकोनॉमी का, तो उस पर तो राहुल गांधी ना ही बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी के जो कांग्रेस पार्टी है उसने इस देश को इतनी बुरी तरह से बर्बाद किया, जिसका नतीजा ये है कि 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1950 में कम्युनिस्टों का शासन चीन में आता है। लेकिन चीन आज कहाँ है और भारत आज कहाँ है, उसके लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा किसी को दोष दिया जा सकता है तो वो जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों को या कांग्रेस की जो बाल की सरकारें थी उनकी गलत नीतियों को आप दोष दे सकते हैं। भारत जिस तरीके से विदेश व्यापार में चीन से पिछड़ा, उसके लिए भी अगर किसी को दोष दिया जा सकता है तो वो कांग्रेस, क्योंकि जिस तरीके से 2004 से और 2014 के बीच मनमोहन सिंह की सरकार ने चीन के साथ भारत के व्यापार को खुले व्यापार की श्रेणी में लाने की कोशिश की, फ्री ट्रेड की श्रेणी में लाने की कोशिश की। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा भी लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत और चीन के बीच का जो भुगतान संतुलन है, जो व्यापार संतुलन है, वो 33 गुना ज़्यादा बढ़ गया चीन के पक्ष में भारत के विरोध में। तो ये स्थिति में पहुंचाने वाला कांग्रेस ही थी। उसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिस तरीके से लोन घोटाला हुआ। और उसके अलावा तमाम हवा से लेकर पानी तक, जमीन से लेकर आकाश तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था जहां कांग्रेस ने घोटाले नहीं किए थे। कांग्रेस ने जो पंच तत्व का सिद्धांत, भारतीय संस्कृति का, सनातनी संस्कृति का मूल सिद्धांत है, उसको मानते हुए घोटाले किए थे। और ऐसा
ऐसा कोई तत्व नहीं था जिसमें कांग्रेस ने घोटाला नहीं किया था। उन्होंने 2G घोटाला किया, उन्होंने पानी को लेकर घोटाले किए, उन्होंने कोयले को लेकर घोटाले किए, उन्होंने हर तरीके से घोटालों की इतनी लंबी फेहरिस्त लगा दी कि एक आदमी बैठ कर अगर उन घोटालों पर बात करने लगे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन घोटालों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। ऐसी सरकार चलाने वाले और देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने वाले राहुल गांधी आज भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भारत की जो आज अर्थव्यवस्था में एक जो उसकी ग्रोथ रेट में जो कमी नज़र आ रही है, उसके पीछे वजह यह है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं निगेटिव में जा चुकी हैं। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो बाकी देशों की, चाहे यूरोप के हो, अमेरिका के हो, उनकी ग्रोथ रेट से बेहतर है। और इसकी वजह यह है कि सरकार बेहतर नीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। कोरोना काल में जिस तरीके से तमाम अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हुआ है, तमाम जगहों पर बेरोजगारी फैली है, उसको लेकर राहुल गांधी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कांग्रेस के ज़माने में गड्ढे खोदने के नाम पर मनरेगा जैसे घोटाले हुआ करते थे, तमाम भर्तियों के नाम पर घोटाले हुआ करते थे, और उसके बदले में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चलाने वाला ये नेहरू गांधी परिवार हर मामले में कमीशन लिया करता था। वो कमीशन की सरकार हुआ करती थी, और यही वजह थी कि कांग्रेस पार्टी को कमीशन पार्टी भी लोग कहने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम बगैर कमीशन के नहीं होता था। जनता जिस तरीके से पिछड़ रही थी, जनता पिस रही थी, उसका नतीजा था कि जनता ने 2 बार के चुनावों में कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का ये पूर्व अध्यक्ष न तो सुधरता है, न इसको अक्ल आती है। ये पुराने कहा जाता है कि आदमी पुरानी गलतियों से सीखता है, लेकिन यहाँ तो ये व्यक्ति गलतियों से सीखने की बजाय बार बार गलतियाँ करता है। देश की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, देश की विदेश नीति पर सवाल उठाता है, देश की सरकार पर सवाल उठाता है, और इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ जो भारत के दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, उनको पहुंचाता है। जय हिंद, जय भारत।